नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हिंदी संसार में। जैसा कि हम लगातार नागार्जुन की कविताओं पे बातचीत करते आ रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नागार्जुन की चौथी कविता जो कि यूजीसी नेट के यूनिट 5 में सिलेबस में लगी हुई है, जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। इस कविता पे बातचीत करेंगे तो इस कविता को जब हम रूपरेखा को देखेंगे तो ये कविता मात्र 8 पंक्तियों की छोटी कविता है। 2 पदबंधों में कविता है ये। और पढ़ने के बाद ऐसा स्पष्ट हो जाएगा कि ये कविता 2 स्थितियों का चित्रण कर रही है। और इस स्थितियों के चित्रण किसकी कर रही है? इस कविता के केंद्र में अकाल है। एक अकाल के पहले जो जो कि अकाल आया हुआ है, और एक अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण कर रही है। तो आइए कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पंक्तिवार व्याख्या और परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला जाएगा बातचीत के माध्यम से। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पे छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कविता की 8 पंक्तियों को सुनने के बाद, इनको 4-4 पंक्ति में विभाजित करने के बाद, ऊपर की 4 पंक्तियां जो हैं वो अकाल के आने के समय की स्थिति का चित्रण कर रही है, और नीचे की जो 4 पंक्तियां हैं वो अकाल के समाप्ति के बाद का वर्णन कर रही हैं। ये कविता पढ़ने के बाद हम धूमिल की एक कविता जिसका शीर्षक अकाल दर्शन है, जो कि वो भी नेट की सिलेबस में, आगे हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि किन किन कवियों ने अकाल के ऊपर, अकाल को केंद्र में रख के कविता बनाई है, ऐसा अगर प्रश्न पूछता है तो उसमें हम नागार्जुन की कविता ये अकाल और उसके बाद, धूमिल की कविता अकाल दर्शन, मतलब ऐसे कुछ कवि हैं जो अकाल पे भी कविता लिखते हैं। तो धूमिल और नागार्जुन दोनों जगह पे बात ये है, दोनों की चेतना ऐसी है कि कभी कभी अकाल खुद तो आता ही है, कभी कभी अकाल उपजाया जाता है। उपजाए जाने का मतलब क्या है कि धूमिल अकाल दर्शन कविता में पहली पंक्ति लिखते हैं कि भूख कौन उपजाता है। भूख कौन उपजाता है, इस पंक्ति से आप अर्थ लगा सकते हैं कि अकाल कभी खत्म होता है, कभी ये अकाल राजनीति के चक्कर में, राजनीति के पहलू में जाके गोल गोल चक्कर में घूमते हुए खत्म होने का नाम नहीं लेता है, और नेता इस अकाल को एक लंबा दूरी का रास्ता तय कराते रहते हैं। कुछ इसी तरह के अकाल जो कि 1943 में बंगाल में पड़े थे, और उसी अकाल पे नागार्जुन ये 8 पंक्ति की कविता लिखते हैं। और ये कविता मात्र 8 पंक्ति है, 8 पंक्ति की है, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन चित्र है, जो तत्कालीन स्थिति है, उसकी बहुत अच्छे तरह से व्याख्या करने में सफल कविता है। कविता की जो ऊपर की 4 लाइनें हैं, आप देखेंगे कि तुक भी बन रहे हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। 1952 में लिखी ये कविता में केंद्र में मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली सारी चीजें, वस्तु आप कविता में देख सकते हैं। जैसे चूल्हा है, चाकी है, कानी कुतिया है, छिपकली है, चूहों की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि पहली पंक्ति जो है, पहली पंक्ति में जो है, कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। दुर्भाग्य ये है कि आज हम आधुनिकता के विकास में ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ चूल्हा तो नहीं दिखता, अगर सीधी भाषा में कहें तो हम गैस सिलेंडर वाले चूल्हे के दौर में जी रहे हैं। और ये चूल्हा अब कहीं ना कहीं गाँव में चिटफुट बचा हुआ है। उस चूल्हे की बात कर रहे हैं कि चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चूल्हा रोने का मतलब क्या है, और चक्की के उदास होने का मतलब क्या है? चूल्हा रोने का मतलब अगर अर्थ निकालें तो ये अकाल के उस दौर की बात कर रहा है जब खाने को कुछ नहीं है, घर में अनाज नहीं है। ना अनाज है तो ना वो गेहूं पिसाने को चक्की पे जा रहा है,
और गेहूं पिसाने को चक्की पे नहीं जा रहा है, इसलिए चक्की उदास है। और जो वो गेहूं पिसा के जो आटा घर में नहीं आ रहा है, जब आटे नहीं है घर पे, तो खाना नहीं बन रहा है, भोजन नहीं बन रहा है, तो चूल्हा भी रो रहा है, रुदन कर रहा है। अगली पंक्ति कहते हैं कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। उनके शब्द से जो संबोधन है नागार्जुन का, कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये उनके कौन है? ये उनके वही भूखे लोग हैं जिनके घर का चूल्हा भी रो रहा है, चक्की भी उदास है, और उनके बगल में ही जैसे वो फटे हाल में सो रहे हैं, वैसे ही उनके घर के आसपास रहने वाली कानी कुतिया भी उनके बगल में ही सो रही है। तीसरी लाइन में कहते हैं कि कई दिनों तक लगी भीत पे छिपकलियों की गश्त। हालत इतनी शिकस्त हो गई है कि जो भीत का मतलब क्या है कि दीवार और ये ऊपर के बीच में जो जगह है भीत उसको कहते हैं हम। पहले के वो क्या बोलते हैं कि जो घास फूस के घर गांव में बनते थे, मिट्टी के घर, उसमें भीत होती थी। तो भीत में छिपकलियों की गश्त चल रही है। गश्त का मतलब छिपकली छटपटा रही हैं और खाने के तलाश में इधर से उधर भागा दौड़ी कर रही हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आप फिर पहली पंक्ति पे जाएंगे कि चूल्हा रोया है, चक्की उदास है। तो जब चक्की उदास है, घर में अनाज नहीं आ रहे हैं, चूल्हा रो रहा है, चूल्हा जलने के लिए अनाज नहीं है, पकने के लिए अनाज नहीं है, ऐसे हाल में चूहों की भी हालत शिकस्त है कि वो इंतजार में है कि घर में कुछ बने और मुझे खाने को मिले, पर वो मिल नहीं पा रहा है। इस तरह से अकाल पड़े हैं। अकाल कब के पड़े हैं? 1943 में बंगाल में। और कविता कब लिखी जा रही है? 1952 में। इन चार पंक्तियों में अकाल का वो विषाद वर्णन आपको देखने को, समझने को मिल सकता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पे छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल का वर्णन है चार पंक्तियों में। अब आगे की चार पंक्तियों पे हम जब बात करेंगे, जो कि नागार्जुन प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं और एक यात्री के नाम से साहित्य जगत में इनको प्रसिद्धि मिली। और इसी अपने भाव से, यात्री भाव से ही इन्होंने उस जो कविता में आई हुई जितने भी स्थितियों का चित्रण ये कर रहे हैं उनको देखा और इस छोटी सी कविता में उनको समेटने का प्रयास किया। आगे क्या कहते हैं कि जब ये अकाल बहुत दिनों तक राजनीति गलियारे से गुजरता गुजरता किसी तरह समाप्ति के कगार पे पहुंचता है, तब नागार्जुन आगे की चार लाइनों में उसकी व्याख्या किस तरह करते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कविता की तुक देखिएगा कि ऊपर की चार लाइनों में कई दिनों तक आया है शुरुआत में, और यहाँ कई दिनों के बाद जो कि पंक्ति के अंतिम में आएगा, तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रहा है कि अब अकाल के बाद जो दाने हैं या फिर जो अनाज है वो घर में आया है, बहुत दिनों के बाद घर में आया है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। जो चक्की उदास थी, जो चूल्हा रो रहा था, आज वो चूल्हा जला है और धुआं उठा है आंगन से ऊपर। चूल्हा जला है, धुआं ऊपर उठा है, मतलब जो दाने घर में आए हैं वो पक रहे हैं। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन ने आंखों की बात की है, और जब भी आंख का जिक्र होता है तो हमें पता होना चाहिए कि आँख ऐसी एक, मतलब मानव शरीर में एक ऐसी अंग के रूप में आँख है जो बहुत कुछ बयां करती है। मनुष्य के मन के भेद को भी स्पष्ट तरीके से खोल देती है, या फिर हम दुख सुख दोनों के रूपों को बतलाती है हमारी आँखें। तब नागार्जुन कहते हैं चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद। जब दाने घर में आ गए हैं, चूल्हा जल गया है, धुआं घर से ऊपर आंगन से ऊपर उठ रहा है, उस समय पूरे घर के सदस्यों की आंखें चमक उठी हैं खुशी से कि
इतने अकाल के बाद घर में दाने आए हैं, अनाज आए हैं और सबकी आंखें चमक उठी हैं। सुख, बहुत बहुत दिनों के दुख के बाद सुख का आना भी आंखें भर आती हैं। ये कहने का मतलब है नागार्जुन का। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। जाहिर सी बात है कि जितने भी पालतू पशु हैं या फिर हमारे अगल बगल रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे चूहों का जिक्र आया है या फिर छिपकलियों का है या जो भी कुत्तों का जिक्र आया है, तो कहते हैं कि कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। जब कौवा देखता है कि घर में चूल्हा जल गया, आंगन से धुआं निकल रहा है, ये संकेत है कि घर में आज अनाज आए हैं, भोजन पक रहा है, तो आने वाले कुछ ही समय में कुछ न कुछ खाने को मिलेगा, कुछ न कुछ दाने चुंगने को मिलेंगे। ये संकेत है कि उस परिवेश में बैठे सारे जीव जंतु खुश होके, जो कि संकेत नागार्जुन कौवे के पाँखों को खुजलाने से कर रहे हैं। पूरी 8 पंक्ति की इस कविता को हम देखने के बाद, जो कि 2 स्थितियों का चित्रण करती है, एक अकाल का और एक अकाल के बाद की स्थिति का, तो यहाँ 2-3 बातों को समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसमें आई हुई चीज़ें, वस्तुएं और जंतुओं के नाम को क्रमवार याद करना। जैसे जब भी हम क्रम लगाएंगे तो पहले चूल्हा, फिर चक्की, कुतिया, उसके बाद छिपकली, फिर चूहे, उसके बाद कौवे। इस क्रम में हम नोट कर लेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के हूबहू बहुत सालों में ये सवाल पूछे गए हैं कि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में क्रमशः आए हुए वस्तुओं और जंतुओं के नाम को क्रमवार क्रम से लगाइए। तो इस स्थिति में इस कविता में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। मैं फिर कहता हूँ कि ये कविता 1943 के बंगाल के अकाल पर आधारित है और अकाल के आने की स्थिति और अकाल के बाद की स्थिति के वर्णन नागार्जुन ने 4-4 पंक्तियों के माध्यम से किया है, जिसमें 2 स्थितियों का चित्रण है और विभिन्न स्थानीय जीव जंतुओं और घर के छोटे छोटे स्थानों को लेकर के इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से अकाल की स्थिति और अकाल के जाने के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। आपने नागार्जुन के प्रतीकों एवं बिंबों का कलात्मक उपयोग देखा होगा कि किस तरह से नागार्जुन यहाँ बिंबों का यूज करते हैं, प्रतीकों का यूज करते हैं कि चक्की रही उदास, चूल्हा रोया। ये क्या है? ये प्रतीकों का कलात्मक प्रयोग है नागार्जुन का। एक 8 लाइन की कविता में इतने बड़े चित्र को खींचना, एक पूरे अकाल को समाहित कर लेना, ये दर्शाता है कि नागार्जुन जो एक यात्री कवि हैं और घूम के समाज के एक गहरी पैठ बनाते हुए वहाँ के सबसे निचले स्तर की स्थितियों को खींच के अपनी कविता में लाते हैं और प्रतीकों और बिंबों का एक कलात्मक उपयोग करते हुए एक बेहतरीन तरीके से मार्मिक कविता का निर्माण करते हैं। इस छोटी सी कविता को पढ़ के आपको उस अकाल की या फिर अपने आसपास के आज के भी हाशिए पर के लोगों की दयनीय स्थितियों को देखने के 2 तरह की धारणा बन चुकी होगी आपके मन में, और उम्मीद करता हूँ कि ये कविता समझ आई होगी। अगर कविता समझ में आई है तो बने रहिए हमारे साथ। हम आते रहेंगे यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस के हर एक टॉपिक पे बात करेंगे और ऐसे ही आपके थ्रू परीक्षा उपयोगी तथ्यों पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।